नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र राज क्लासेस में। तो बच्चे बात करते हैं आज बिहार स्टेट की। और बिहार स्टेट में 11 टू 12 जो एग्ज़ाम देने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से बच्चे। तो जैसे आप सब जानते होंगे कि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है, जिस तरह से सीटेट होता है बच्चे, उसी तरह से अगर बिहार में आपको 11 टू 12 कोई एग्जाम देना है तो आपको 11 टू 12 लेवल का जो उच्च माध्यमिक स्तर बोलते हैं जिसे, उसका आपके पास स्टेट होना चाहिए। और पासिंग मार्क्स जो रखा गया है, आपको पता है कि जो जनरल कैंडिडेट है, अगर कोई बच्चा जनरल कैंडिडेट है तो जनरल कैंडिडेट को कितने मार्क्स चाहिए, तो जितने भी पेपर है आप देखेंगे, पेपर जो है ये 150 नंबर का है, तो 75% मार्क्स आपको, सॉरी 50% मार्क्स आपको चाहिए बच्चे। कितने चाहिए? 50%। और 50% का मतलब है 75 नंबर आपके आने चाहिए बच्चे। ठीक है, 75 नंबर आपके आने चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आप अदर बैकवर्ड कास्ट के हैं, तो आपको नंबर आने चाहिए 45.5%। यानी कि अगर आप 45.5% मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जो है 11 टू 12 का जो है स्टेट जो है क्वालिफाइंग कर जाएंगे। अगर आप अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं, ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपको जो है बिहार में देखने को मिला, मेरे तो स्टेट में नहीं है ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग अगर मैं बात करूं तो आपको 42.5% मार्क्स आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 42.5%। इसके अलावा चाहे आप एससी कैटेगरी के हैं, चाहे आप एसटी कैटेगरी के हैं, चाहे आप हैंडीकैप में हैं यानी कि दिव्यांग हैं, या आप जो है महिला कैंडिडेट हैं। क्या है? महिला कैंडिडेट हैं। आपको कितने लाने हैं? 40%। और 40% का मतलब होता है 60 मार्क्स आपके आने चाहिए भाई। कितने? 60 मार्क्स। यानी कि 150 में से जो एससी या एसटी या महिला 60 मार्क्स ले आ जाएंगे वो जो है क्वालिफाइंग कर जाएंगे उच्च माध्यमिक वाला। और ये क्वालिफाइंग सभी में है, 9 टू 10th में भी यही है, 11 टू 12th में भी यही है। आपको पता है कि 150 नंबर का पेपर आना है। 150 में जो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का जो सिलेबस है वो चाहे 9 टू 10th का हो, चाहे 11 टू 12th का हो, और किसी भी सब्जेक्ट का हो, सबका सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है। उसी तरह से आएंगे। जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो आर्ट्स ऑफ टीचिंग से आएंगे, यानी कि पढ़ाने की जो कला है, जो आप सीटेट की तैयारी करने के दौरान जो सीडीपी पढ़ते हो, वहां जो आप टॉपिक पढ़ते हो वही इसमें टॉपिक है। 20 नंबर में आपके मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, आपके ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चन आएंगे, और जीएस के क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे, बड़े जनरल से क्वेश्चन आएंगे, आप उन्हें कर लोगे। जैसा अभी आपने बीपीएससी का एग्जाम दिया था, हालांकि आप कहोगे सर बीपीएससी का एग्जाम कोई आसान थोड़ी था, उसने तो प्री वाले तो रुला दिया, और प्री वाले ने रुला दिया। लेकिन अगर आप हिस्ट्री का पेपर देखो 11 टू 12 वालों का, तो जिन्होंने प्राइमरी की तैयारी करी है ना, वो उसके मैक्सिमम क्वेश्चन कर ले जाएंगे हिस्ट्री के। इतना आसान क्वेश्चन दिया है। यानी कि प्राइमरी के अगर मैं लेवल को 100 मानूं तो 11-12 के लेवल को प्राइमरी लेवल के अपेक्षा में मात्र 25 से 30% कहूंगा, मात्र 25 से 30%। तो अब सिलेबस की बात करते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं बच्चे, उच्च माध्यमिक। उच्च माध्यमिक का मतलब क्या होता है? 11-12। तो यहां अगर मैं बात करूं 11-12 की बात करते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है राजनीतिक विज्ञान, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट देखते हैं बच्चे। क्या देखते हैं? राजनीति विज्ञान के सब्जेक्ट की हम बात करते हैं बच्चे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो बात करते हैं, एक एक चैप्टर उठाते हैं। यहां देखो, इन्होंने जो पहली यूनिट रखी है, पहली यूनिट में इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत कुछ पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है, यानी कि कुछ राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने हैं बच्चे। अब अगर मैं पॉलिटिकल थ्योरी की बात करूं तो ये 11th और 12th की एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे। कहां मिलेंगे? 12th और 11th की जो है एनसीईआरटी में मिलेंगे, एनसीईआरटी में। तो पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें, वो पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्कोप क्या है, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। अप्रोचेज ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए क्या क्या अप्रोच हैं उनकी बात कर रहा है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, नॉर्मेटिव है, उसमें हिस्टोरिकल है और एनालिटिकल है, और मॉडर्न अप्रोच क्या है, तो दोनों की बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है राजनीति विज्ञान के अध्ययन करने का, और जो है आधुनिक अप्रोच क्या है। तो आप ये देखोगे, ये जनरली जो है जनरल कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उनमें नहीं आते, ये सब्जेक्ट स्पेशल में होते हैं। यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी अगर आपको पढ़नी है तो आप इसके लिए जो है 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे बच्चे। क्या पढ़ेंगे? 11th और 12th की एनसीईआरटी में ये अच्छी तरीके से समझाई गई है। यहां देखें, स्टेट एंड डेमोक्रेसी, राज्य और लोकतंत्र की मैं बात करूं, राज्य और लोकतंत्र की,
तो आप कहोगे स्टेट यानी कि राज्य का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके एलिमेंट क्या है। मैंने बताए थे राज्य के 4 तत्व, अगर आपको याद होगा, जिन बच्चों ने बीपीएससी पढ़ा होगा मुझसे, बीपीएससी जो है पर पेड कोर्स में पढ़े होंगे, मैंने उसमें राज्य के 4 तत्व बताए हैं। भाई सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, और जनसंख्या होनी चाहिए, और भूभाग होनी चाहिए। तो यहाँ उन्हें अच्छे से और जो है एक्सप्लेन के साथ पढ़ना है बच्चे। उनके क्या क्या कार्य क्या होते हैं, लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है। ठीक है, यहाँ पढ़े। सॉवरेनिटी हम पढ़े यानी कि अखंडता की हम बात कर रहे हैं, अखंडता। मोनिस्टिक की बात कर रहे हैं और प्लूरलिस्टिक की बात कर रहे हैं। मोनो का मतलब एक और प्लू का मतलब बहु बच्चे। तो ये हम बात कर रहे हैं सॉवरेनिटी यानी कि अखंडता की बात करेंगे। कुछ थ्योरी हमें पढ़नी है। भाई लिबर्टी क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। इक्वेलिटी यानी कि समानता क्या होती है। राइट्स यानी कि अधिकार क्या होते हैं। जस्टिस यानी कि न्याय क्या होता है। और लॉ यानी कि कानून क्या होते हैं। तो ये समझना है, ये छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन इनके अर्थ समझने में, मतलब समझने हैं, कौन विद्वान क्या कह रहा है इनके बारे में, ये सारी चीजें हमें जानते हैं। और ये 11th-12th की एनसीईआरटी में आपको बहुत बेहतर तरीके से मिलेंगे बच्चे। डेमोक्रेसी पढ़नी है यानी कि लोकतंत्र पढ़ना। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र से रिलेटेड थ्योरी कौन कौन सी होती हैं, और लोकतंत्र को अगर सफल बनाना है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, कंडीशन ऑफ सक्सेस। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, यहां उसकी बात कर रहे हैं बच्चे। पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे हैं। प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, दबाव समूह जो होते हैं, वो किसान दबाव समूह हो सकते हैं, वो छात्र दबाव समूह हो सकते हैं, वो मजदूर दबाव समूह हो सकते हैं, किसी से भी रिलेटेड दबाव समूह हो सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो राजनीतिक पार्टी और दबाव समूह में क्या डिफरेंस है, क्या एक ही व्यक्ति दोनों का एक साथ सदस्य हो सकता है या नहीं हो सकता, यहां बात करें बच्चे। तो तीसरी यूनिट की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, आप जनरली आप हमेशा एग्जाम देते रहते हो। अभी आपने बीपीएससी टीचिंग भर्ती का एग्जाम दिया, वो चाहे 1st to 5th हो, चाहे 9th to 10th हो, चाहे 11th to 12th, आपने पढ़ा होगा ये वाला सेक्शन। आप चाहे पुलिस का पेपर दे रहे हो, दरोगा का पेपर दे रहे हो, क्लर्क का पेपर, एसएससी का, रेलवे का, कुछ भी हो, तो ये सारा जो चैप्टर दे रखे हैं ये आप पढ़ते हो बच्चे। ये भी पढ़ते हो, ये वाला भी, ये भी सारा पढ़ते हो। तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। आपसे जो ऊपर वाला है वो आपने जो है कम ही पढ़ते हो आप। तो तैयारी के दौरान, वो 11th-12th की तैयारी के दौरान हम पढ़ते हैं, टीजीटी पीजीटी हम जिसे बोलते हैं, तो उसके लिए आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी चाहिए 3 से 4 बार। तो यहाँ देखें, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान कैसे बना। कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में, उसकी सिफारिश के अनुसार संविधान सभा बनी, 389 सदस्य बने। उन्होंने किस तरह से मिलकर समितियों के माध्यम से जो है 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बना लिया, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का प्रयोग करते हुए बच्चे। ठीक है, प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना। आपको पता है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, और वही बाद में 22 जनवरी 1947 को पास होने के बाद संविधान की प्रस्तावना बना था। सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं आपको पढ़नी पड़ती हैं, ये आप पढ़ते हो। फेडरलिज्म यानी कि संघ की बात करते हैं, सेंटर स्टेट जो रिलेशन होते हैं, संघवाद है। कनाडा से हमने संघवाद की प्रक्रिया ली गई है बच्चे। और संघवाद क्या होता है, जब प्रत्येक स्तर पर संविधान के द्वारा सरकारें गठित की जाती हैं, और प्रत्येक स्तर पर जो सरकारें गठित होती हैं उनके लिए पावर का जो सोर्स होता है वो संविधान होता है। संविधान केंद्र सरकार को भी शक्ति देता है, संविधान राज्य सरकार को भी शक्ति देता है, संविधान स्थानीय सरकारों को भी पावर सौंपता है बच्चे। यहां देखें, अमेंडमेंट यानी कि संविधान में जो संशोधन होते हैं, संविधान में संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 देखिए बच्चे। ठीक है, तो मेन जो संविधान संशोधन है वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आयरलैंड से हमने लिए हैं। संविधान का भाग 4 पढ़े, आर्टिकल 36 से 51 तक पढ़े, तो उसमें नीति निर्देशक तत्व तो हैं जो सरकारों को निर्देश दिए गए हैं संविधान के द्वारा कि आपको ऐसा करना चाहिए, करना है नहीं, करना चाहिए। ठीक है, तो हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं भाग 4 में। अब यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो इसमें सरकार और पॉलिटिकल प्रोसेस पढ़ते हैं, यानी कि गवर्नमेंट, सरकार पढ़ते हैं बच्चे। अब सरकार, लेजिस्लेचर क्या बोलते हैं, तो लेजिस्लेचर बोलते हैं विधायिका। तो केंद्र सरकार की जो विधायिका होती है जिसे हम संसद बोलते हैं, तो यहां हमें संसद पढ़ना पड़ता है, यूनियन एंड स्टेट। अगर राज्य में है तो वहां विधानमंडल पढ़ते हो। एग्जीक्यूटिव देखिए, कार्यपालिका, जैसे जो केंद्र सरकार की है, भारत की कार्यपालिका होती है, उसका चीफ कौन होता है, राष्ट्रपति होता है।
और राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका चीफ कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो यहां हमें यूनियन यानी कि संघ की और स्टेट यानी कि राज्य की कार्यपालिका पढ़नी है, जुडिशरी पढ़नी है, न्यायपालिका पढ़नी है। किसकी पढ़नी है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है भाई, जो देश का सुप्रीम कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट पढ़ने हैं। आपके 28 राज्य हैं वर्तमान में टोटल में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन हमारे यहाँ टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, तो आप कहोगे सर 25 हाई कोर्ट है बच्चे, ठीक है, 25 हाई कोर्ट। पार्टी सिस्टम पढ़ना है, देखो पार्टी सिस्टम इन इंडियन प्रेशर ग्रुप, बिल्कुल वही भारत में जो है पार्टी सिस्टम कैसे होता है, एक दलीय है, द्विदलीय है, बहुदलीय है, राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है, क्षेत्रीय पार्टी कैसे बनती है, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है, चुनाव आयोग क्या होता है, चुनाव आयोग कैसे कैसे काम करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे बनता है, अन्य निर्वाचन आयुक्त कैसे बनता है, तो आचार संहिता क्या होती है, तो सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। ये देखो इलेक्शन कमीशन, तो चुनाव आयोग और इलेक्टोरल रिफॉर्म, जो चुनाव में जो है सुधार हुए, समय समय पर बहुत सारे सुधार हुए, समितियां बनी, तो वो यहां पढ़ने हैं बच्चे। कमीशन की अगर हम बात करें तो कमीशन में आप देख रहे हो, आपको वित्त आयोग आर्टिकल 280 पढ़ना पड़ता है, नीति आयोग जो पहले योजना आयोग था और नीति आयोग बन गया 2015 में, आपको यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग पढ़ना पड़ता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा कैग पड़ता है, वुमेन कमीशन जो महिला आयोग है वो पढ़ना पड़ता है, एससी एसटी आयोग और ओबीसी आयोग भी आपको पढ़ना पड़ सकता है, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चे। तो आपको कमीशन पढ़ने, यानी कि जो यूनिट 4 है और यूनिट 3 है वो अलग अलग कंपटीशन की तैयारी के दौरान आप पढ़ते हो, यानी कि उसमें आपको जो है ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो यूनिट पहली थी और दूसरी थी वो आपको पढ़ना है, वहां हमें क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि हाँ आता है, लेकिन आता है वो क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है, ठीक है। अब चलते हैं अगला, यूनिट 5 देखते हैं बच्चे। यूनिट 5 देखिए, यह है डायमेनिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि अगर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का, भारतीय राजनीति के हम डायनेमिक्स देखें तो वोटिंग बिहेवियर यानी कि मतदान का जो व्यवहार होता है और इट्स डिटर्मिनेंट्स हमें पढ़ना है, कास्ट और पॉलिटिक्स पढ़नी है, यानी कि राजनीति में जाति व्यवस्था क्या होती है वो हमें पढ़ना है, कम्युनलिज्म संप्रदायवाद वर्सेस सेक्युलरिज्म की हम बात करें, यानी कि कम्युनलिज्म जब आप किसी एक धर्म विशेष को ज्यादा मानते हो और सेक्युलरिज्म जब आपके लिए कोई धर्म विशेष बड़ा या छोटा ना हो, सभी समान हो, यानी कि आपका कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, सरकारों का कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को समान भाव से देखेंगे। तो कम्युनलिज्म वर्सेस सेक्युलरिज्म, आपको पता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने अपनी प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा था धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, जिसे सेक्युलरिज्म बोलते हैं। तो भारत कैसा राष्ट्र है, भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, ठीक है। यहां देखिए रीजनलिज्म यानी कि धार्मिक की बात, ये लिखा है रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रवाद की बात लिखा है बच्चे, क्षेत्रवाद, धर्म नहीं, रिलीजन नहीं लिखा है, क्षेत्रवाद। तो क्षेत्रवाद भी आप देखें विकास में बड़ा जो है बाधा होता है, रीजनलिज्म ये भी जो है आप कहते हो डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है। यहां देखें लैंग्वेज पॉलिटिक्स, देखिए आप देखिए पॉलिटिक्स देखिए, दक्षिण भारतीयों की भाषा, भाषा के आधार पर भी राजनीति चलती है कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, ये मराठी भाषी क्षेत्र है, ये दक्षिण भारतीय भाषाओं का क्षेत्र है, उसे लेकर भी राजनीति चलती है। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद जो पहला राज्य बना भाषा के आधार पर वो आंध्र प्रदेश बना तेलुगु भाषियों के लिए, ठीक है। महिलाओं और राजनीति, यानी कि महिलाओं का क्या रोल है राजनीति में, महिलाओं को क्या अधिकार है, किस तरह से है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कारण है। सोशल मूवमेंट यानी कि सामाजिक आंदोलन आप देखें और न्यू सोशल मूवमेंट देखें, यानी कि जो सामाजिक आंदोलन है उनकी हम बात करें राजनीति में बच्चे, किस तरह से जो है सामाजिक आंदोलन चलते हैं। आगे हम चलें यूनिट 6 देखते हैं। तो आप कहते हो कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का मतलब तुलनात्मक राजनीति, तो तुलनात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होता है और इसको स्कोप क्या आता है, क्षेत्र क्या होता है, अप्रोच क्या है। अगर मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अध्ययन करना चाहूं तो उसके लिए कौन कौन से अप्रोच आपको दिखाई दे रहा है। कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, सोशलिज्म यानी कि समाजवाद का है, और कॉलोनिज्म यानी कि उपनिवेशवाद क्या है। आप पढ़ते हो कि भारत जो है ब्रिटेन का जो है लगभग 200 साल जो है कॉलोनी रही थी, उपनिवेशवाद रहा था। तो आप यहाँ कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद, सोशलिज्म यानी कि समाजवाद और कॉलोनिज्म यानी कि उपनिवेशवाद आपको पढ़ना पड़ता है। ये इतिहास में भी आप पढ़ लेते हैं, अगर आप इतिहास का बेहतर अध्ययन करते हो तो इतिहास में भी आपको ये पढ़ने को और समझने को मिलता है बच्चे। पार्टी सिस्टम एंड प्रेशर ग्रुप, देखो ये कई यूनिट में आ चुका है। पार्टी सिस्टम और जो ये होते हैं दबाव समूह जो होते हैं, प्रेशर ग्रुप होते हैं, ये कई यूनिट में आपको दिखाई दे रहा। पॉलिटिकल राजनीतिक जो कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी कि राजनीतिक समाजवाद की हम बात करें,
राजनीतिक विकास की बात करें, राजनीतिक आधुनिकता की बात करें और राजनीतिक संचार की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो वो चाहे पॉलिटिकल जो है कल्चर हो, चाहे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हो या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो, सारी चीजें आपको यहाँ अध्ययन करना है बच्चे, ठीक है। क्योंकि आप किसका एग्जाम देने वाले हैं, आप प्रवक्ता बनने वाले हैं। प्रवक्ता यानी कि 11 to 12 कॉलेज में जो पीजीटी एग्जाम होता है बच्चे, ठीक है। तो आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यहां बात करते हैं, यहां कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं। कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक सरकार की बात करें। मान लो आपसे ही क्वेश्चन पूछ लें कि भारत का राष्ट्रपति किस देश के राष्ट्रपति के समकक्ष होता है, क्या ब्रिटेन के राजा की तरह होता है वो, या फ्रांस के राष्ट्रपति की तरह होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि भारत की कार्यपालिका और अमेरिका की कार्यपालिका में क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, हमारी न्यायपालिका जो है ब्रिटेन की न्यायपालिका से कैसे अलग है, तो आप ये क्या कह रहे हो, कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो यूके इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसे जनरल भाषा में हम ब्रिटेन भी बोल देते हैं, हालांकि इनमें अंतर होता है। ब्रिटेन में और यूनाइटेड किंगडम में डिफरेंस होता है, ठीक है। वहां की लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका की हम बात करें, वहां की एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, वहां की न्यायपालिका और वहां का पार्टी सिस्टम, कैसा पार्टी सिस्टम है यूके में, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम से हम तुलना करेंगे, भाई हमारे संदर्भ में वहां की कार्यपालिका कैसी है, वहां की विधायिका कैसी है, वहां की न्यायपालिका कैसी है और वहां पार्टी सिस्टम किस तरह का है, ठीक है। फिर हम यूएसए में पढ़ेंगे, भाई यूएसए के संविधान में वहां की विधायिका हम पढ़े, एग्जीक्यूटिव पढ़े, जुडिशरी पढ़े, पार्टी सिस्टम पढ़े कि यूएसए में कैसा। आप देखिए हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां तो प्रेसिडेंसी रूल लगता है, वहां तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लगता है, वहां राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है और 4 साल के लिए होता है। और हमारे यहाँ कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो आप कहोगे राष्ट्रपति, लेकिन वो नाम मात्र का होता है। वास्तविक शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में शामिल होती है। जबकि अमेरिका में आप जाओगे तो सारी कार्यपालिका जो शक्ति है वो किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है बच्चों, ठीक है। तो यहां आपको पढ़ना है। फिर स्विट्जरलैंड का आपको पढ़ना है, स्विट्जरलैंड के संदर्भ में आपको पढ़ना, ठीक है। स्विट्जरलैंड के संदर्भ में आपको पढ़ना, वहां की लेजिस्लेचर, वहां की एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पार्टी सिस्टम। चाइना के कंसेप्ट में पढ़ना और फ्रांस के कंसेप्ट में पढ़ना, यानी कि 5 देश, यूके, अमेरिका, चाइना, फ्रांस और एक देश कौन सा बचा, स्विट्जरलैंड। इन 5 देशों के संदर्भ में हमारी और वहां की सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है भारत के संदर्भ में, ठीक है। यहां देखो यूनिट 8 क्या कह रहा, ये पब्लिक एड यानी कि लोक प्रशासन की बात कर रहा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन की क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपको क्या समझ है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां से क्वेश्चन देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसका स्कोप यानी कि क्षेत्र आप देखें। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो प्रशासन है उसका विकास की हम बात करें। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन जो नए रूप में दिखाई देता है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट देखिए, लोक प्रबंधन देखिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, यानी कि लोक प्रशासन और जो है निजी प्रशासन में क्या डिफरेंस होता है, बनाम आप बात करें उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़नी है। क्लासिक थ्योरी क्या होती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है और ब्यूरोक्रेटिक क्या होती है, जिसे आप जो है क्या बोलते हो, नौकरशाही बोलते हो, ब्यूरोक्रेटिक। तो ये सारी चीजें आपको कहां पढ़नी है, पब्लिक एड में पढ़ना पड़ता है। एक ये न्यू क्लासिक थ्योरी आती है, जैसे ह्यूमनिस्टिक यानी कि मानववाद की हम बात करें, या डिसीजन मेकिंग जो हमारे निर्णय लेने की क्षमता है उसकी हम बात करें पब्लिक एड में। जो हम ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं तो हमें लेना है ना, मान लो कोई व्यक्ति जो है किसी कारण से, सरकार की कमियों के कारण या कैसे भी किसी व्यक्ति की डेथ हो गई और एक भीड़ जो है उस डेड बॉडी को लेकर खड़ी है और डीएम साहब और एसडीएम साहब वहां हैं, तो उन्हें तुरंत डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा ना। तो डिसीजन मेकिंग की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए बच्चे। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठनों के जो सिद्धांत है। हियरार्की सिस्टम जो होता है, हियरार्की सिस्टम का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, जो उत्तराधिकार का जो नियम होता है, हियरार्की सिस्टम। और यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड की जो इकाई होती है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण करना। लाइन एंड स्टाफ। और कंटेम्परेरी थ्योरी यानी कि कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन थ्योरियों का अध्ययन करना पड़ता है हमें, एक ही समय की थ्योरियों का अध्ययन करना पड़ता है। वो इकोलॉजिकल हो, इनोवेशन पर आधारित हो या एंटरप्रेन्योरशिप पर आधारित हो बच्चे। तो कुल मिलाकर यूनिट 8 जो है वो पब्लिक एड, जिसे हम लोक प्रशासन बोलते हैं, उसके अध्ययन की बात कर रहा। पब्लिक एड के बच्चे लोक प्रशासन के अध्ययन की बात, ठीक है। यहां बात करते हैं
अब फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक रूप में अगर हम देखें लोक प्रशासन को, तो क्या क्या पढ़ना है इसमें। देखो, डिसीजन मेकिंग जो पहले भी बात हो चुकी है, निर्णय लेने की क्षमता, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, मोटिवेशन यानी कि आपको मोटिवेशन देने वाली थ्योरी, लीडरशिप, और मोरल की बात करें, मोरल की तो लीडरशिप यानी कि नेतृत्व का गुण भी आप में होना चाहिए। तो पॉलिटिकल साइंस यही तो आपको सिखाती है ना, तो आप में नेतृत्व का गुण भी होना चाहिए। पर्सोनेल की अगर हम बात करें, रिक्रूटमेंट कैसे होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, प्रमोशन कैसे होता है, पब्लिक रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं, या करप्शन की हम बात करें तो ये देखो, विजिलेंस की अब बात करें, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है, ओम्बुड्स जो मैंने बताया था स्वीडन से लिया गया है ओम्बुड्समैन, वहां जो लोकपाल, भारत में से लोकपाल बोलते हैं, तो लोकपाल और लोकायुक्त की बात करें तो चाहे वो विजिलेंस कमीशन हो, ओम्बुड्समैन हो, लोकपाल हो, लोकायुक्त हो, तो ये किस पर बनाए जाते हैं? करप्शन। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार बस समझ गए आप, ठीक है। यहां देखिए, बजटरी प्रोसेस क्या होता है, बजट का क्या प्रावधान होता है, कैसे कैसे होता है, जो पब्लिक पॉलिसी बनती है कैसे कैसे बनती है, फिस्कल पॉलिसी अगर आप बात करें, वित्तीय पॉलिसी कैसे बनती है हमारी, फिस्कल पॉलिसी, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन क्या होता है, आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। यहां देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी कि प्रशासन के लेवल पर जो सुधार आयोग बनाए जाते हैं, और इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, जो स्वतंत्र जो है कमीशन बनाए जाते हैं बच्चे। तो प्रशासन में सुधार के लिए समय समय पर आयोग बनाए जाते हैं कि भाई प्रशासन में सुधार के लिए जो है सुझाव दीजिए, आप क्या सुझाव देना चाह रहे हैं। या इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन होते हैं, जो स्वतंत्र निकाय होते हैं रेगुलेटरी, ठीक है। और यहां बात करें यूनिट 10 की आप बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में आप देख रहे हैं, यानी कि केवल अगर मैं 2 यूनिट छोड़ दूं, उन्हीं में संविधान की आप बात कर रहे हो, बाकी तो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पब्लिक एड पढ़ रहे हो बच्चे, जो प्रशासन में यूज होता है। आप जो है पॉलिटिकल के थ्योरीज पढ़ रहे हो, थिंकर्स आएंगे अभी, तो आपको थिंकर्स भी पढ़ने हैं, ठीक। यहां देखा, यूनिट 10 की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की हम बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, स्कोप क्या है, और सिग्निफिकेंस यानी कि विशेषताएं क्या हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, जो अधिकरण होते हैं ना, जो प्रशासनिक अधिकरण बनाए जाते हैं, जैसे आप कैट पढ़ते हो, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल पढ़ते हो। कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो नियंत्रण होता है, भाई लेजिस्लेचर है, कार्यपालिका सॉरी विधायिका है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है, जुडिशियल यानी कि न्यायपालिका है, फाइनेंशियल कंट्रोल भी होता है, वित्तीय नियंत्रण भी होता है। अगर आप संसद पढ़ते हो तो संसद में जो है किस तरह से वित्त के माध्यम से हम जो है संसद जो है सरकार पे जो है एक कंट्रोल रखती है, वो आपको पढ़ना पड़ता है बच्चे। ये आप देख रहे हो, पुलिस और पब्लिक रिलेशन कैसे होने चाहिए, पुलिस में सुधार के लिए क्या क्या जो है प्रावधान होने चाहिए, क्या सिफारिश हो सकती है, क्या कमियां आपको दिखाई देती है, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे आप पंचायती राज बोलते हो, यानी कि स्थानीय स्वशासन की बात करें तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये संविधान पढ़ने के दौरान आप पढ़ते हो। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा 2 संविधान संशोधन 73वां और 74वां लाए गए, जो एक ग्रामीण पंचायती राज से रिलेटेड है, एक शहरी पंचायती राज से रिलेटेड है, तो आपको वो भी पढ़ना है। इवोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वशासन का मूल्यांकन आपको करना है, इवोल्यूशन करना है। वो 73वां संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए। जो पंचायती राज संस्थान है उनका संगठन कैसे होता है, वो काम कैसे करता है, उनकी शक्तियां क्या होती हैं, उनकी इनकम के सोर्स क्या होते हैं, कुल मिला के आपको पढ़ना है। 73वें संविधान संशोधन में कैसे गठन होता है, कैसे चुनाव होता है, ये सारी चीजें तो पढ़ने हैं। उनके लिए सोर्स क्या है, आपको पता है कि 73वें संविधान संशोधन से 29 विषयों पर जो है काम करने की शक्ति मिली पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को। 74वें संविधान संशोधन से 18 विषयों पर काम करने की शक्ति मिली, जो शहरी जो है आप कह सकते हो पंचायती राज है। तो 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ना है। फिर यहीं आगे अर्बन लोकल बॉडीज तो क्या होती हैं, कहीं नगर निगम आपको दिखाई देगा, कहीं नगर परिषद दिखाई देगा, कहीं नगर पंचायत दिखाई देगा बच्चे, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको जो पढ़ा। जैसे जो है नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है, ऐसी जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है जिसे राज्यपाल गठित करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, जैसे आप देखें कि देश का जो है इलेक्शन कमीशन होता है, आर्टिकल 324 में चले जाइए आप, ऐसे ही जो है राज्य का निर्वाचन आयोग होता है, ठीक। तो ये वाला भी टॉपिक अगर मैं कहूँ तो आप पढ़ लेते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के दौरान आप पढ़ते हो बच्चे, ठीक है। ये है थिंकर्स, देखो ये थिंकर्स हैं, ये थिंकर्स आपको जो है पढ़ेंगे यहाँ पर।
इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि भारतीय जो राजनीति के जो विचार हैं या विचारक हैं, आपको यहाँ मनु पढ़ना पड़ेगा, आपको यहाँ शुक्र नीति पढ़नी पड़ेगी, आपको यहाँ शांति पर्व पढ़ना पड़ेगा, कौटिल्य की नीति पढ़नी पड़ेगी, मानवेंद्रनाथ रॉय पढ़ने पड़ेंगे, महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक विचार पढ़ने पड़ेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के राजनीतिक विचार पढ़ने पड़ेंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचार आपको पढ़ने पड़ेंगे, दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक पढ़ने पड़ेंगे, और आपको जयप्रकाश नारायण के जो है राजनीतिक विचार पढ़ने पड़ेंगे। ये तो ये थिंकर्स हैं जो आपको इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ने हैं। वो मनु, शुक्रनीति और जो है शांति पर्व, कौटिल्य पढ़ना है, मानवेंद्रनाथ रॉय पढ़ना है, महात्मा गांधी पढ़ना है, भीमराव अंबेडकर पढ़ने हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद पढ़ना है, दीनदयाल उपाध्याय पढ़ने हैं और जयप्रकाश नारायण पढ़ना है बच्चे। वाई सोशलिज्म उनकी बड़ी फेमस किताब थी, दल विहीन लोकतंत्र का भी नारा दिया उन्होंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ पश्चिम जो है विचारक भी हमें पढ़ने पड़ते हैं, कुछ पश्चिम। तो आप यहां बात कर रहे हो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की बात करें तो आपको क्या पढ़ना है? प्लेटो पढ़ना है। प्लेटो क्या कहते हैं न्याय के बारे में, प्लेटो क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में, वो क्या कहते हैं एक आदर्श राज्य की बात करते हैं प्लेटो, क्या है उनका आदर्श राज्य। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। यहां देखो अरस्तु की बात कर रहे हैं, अरस्तु स्लेवरी दास के बारे में क्या कहते हैं, नागरिकता के बारे में क्या कहते हैं, क्रांति के बारे में क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी की जो क्लासिफिकेशन है, विभाजन है, वो कैसे कैसे करते हैं, क्रिटिक ऑफ प्लेटो की बात करते हैं यानी कि प्लेटो का कैसे वो क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। आपको मैकियावेली पढ़ने हैं, मैकियावेली, ठीक है, मैकियावेली आपको पढ़ने हैं बच्चे। यहां देखो होब्स आपको पढ़ने हैं, लोक पढ़ने हैं और रूसो पढ़ने हैं। तो कुछ आपको ये दिखाई दे रहे हैं जो पश्चिमी चिंतक हैं, जो पश्चिमी के राजनीतिक थॉट्स हैं, उनके सिद्धांत है और वो कौन कौन है, उन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं, क्या क्या विचारधाराएं हैं, वो आपको पढ़ने हैं। यहाँ जेएस मिल भी पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, जेएस मिल पढ़ना है, कार्ल मार्क्स पढ़ने हैं, हन्ना अरेंडेंट पढ़ने हैं, जॉन रॉल्स पढ़ने हैं आपको। तो आपको ना केवल भारतीय बल्कि पश्चिमी विचारक भी आपको पढ़ने हैं, उनके थॉट्स, उनके थिंकर्स, उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांत आपको पढ़ने हैं बच्चे। ठीक है, यूनिट 14 चलते हैं। यूनिट 14 यह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्कोप क्या है, आपको यहाँ जानना है। इंटरनेशनल रिलेशन देखने हैं भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं क्या मतलब होता है भाई, उनका प्रकृति कैसी होती है, स्कोप क्या होता है। अप्रोचेज ऑफ द स्टडी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन करने के क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं। वो आइडियलिस्ट हो सकता है, आइडियलिस्ट आप समझ रहे हो ना, आदर्शवाद वाला। वो रियलिस्ट हो सकता है, वास्तविक से रिलेटेड हो सकता है, नियो रियलिस्ट हो सकता है, कंस्ट्रक्टिविज्म हो सकता है। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना आपको लीग ऑफ नेशन पढ़ना है, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन बनी। लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, उसके बाद यूएनओ बना, आपको यूएनओ पढ़ना है। यूएनओ के जो और अंग हैं जो आप पढ़ते हो, उसके अंग वो पढ़ने हैं आपको, उसकी एजेंसी पढ़नी है। कुछ जो है समझौते और संधियां पढ़नी है, जैसे कलेक्टिव जो है सिक्योरिटी पढ़ने हैं, डिजार्मेंट पढ़ना है, आर्म्स कंट्रोल पढ़ने हैं, सीटीबीटी पढ़नी है, एनपीटी पर पढ़ना है। आप ये पढ़ते होगे कि परमाणु अप्रसार संधि है, सीटीबीटी पर उस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए, उसने हस्ताक्षर नहीं किए, सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, उसे जो है परमाणु ईंधन नहीं मिलेगा, जैविक ईंधन नहीं मिलेगा अगर उसने उस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए बच्चे। कुछ क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सार्क आप पढ़ते होगे, सार्क, आसियान आपने पढ़ा होगा, ब्रिक्स आप पढ़ रहे हो, नाटो पढ़ते हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको पता है पहले ब्रिक था, ब्रिक का मतलब ये ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है, जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो ये ब्रिक्स बन गया। सार्क आप समझते ही हो, 8 देशों का, ये आप दक्षिण एशिया के 8 देशों का जो है समूह है। G20 तो आपको पता है, G20 का सम्मेलन आपके देश में ही चल रहा है, G20 का सम्मेलन बच्चे। तो ये कुछ क्षेत्रीय समूह हैं जो आपको पढ़ने हैं। यूनिट 15 की अगर मैं बात करूं, यूनिट 15 यहां देखिए, कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, यानी कि उस समान काल में। तो समान काल में जो ग्लोबल इश्यू थे, जो वैश्विक मुद्दे हैं कुछ, जैसे कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर की बात करें तो स्पेशली रशिया और अमेरिका के बीच आपको शीत युद्ध दिखाई देता है, शीत युद्ध, तो कोल्ड वॉर हम पढ़ना पड़ता है। यूनिपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर का मतलब होता है एक ध्रुवीय, जब एक बड़ी शक्ति है और उसी के आसपास जो है सब आ रहे हैं, तो यूनिपोलर ध्रुव पढ़ना पड़ता है बच्चे। नॉन अलाइंड मूवमेंट, नेहरू को याद करो, नेहरू को याद करो, नाम, बड़ा रोल था नेहरू का जो है नाम की स्थापना में। और सुपर पावर्स, जो सुपर पावर आपको दिखाई देती हैं उस समय,
ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें, तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, गेट आपको पता है, गेट ही बाद में डब्ल्यूटीओ बन गया, आईएमएफ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, ये आपको चीजें पढ़नी पड़ती हैं बच्चे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंटेम्परेरी इशू, अगर आप देखें, ग्लोबलाइजेशन का इशू है, भूमंडलीकरण क्या है, लिबरलाइजेशन का यानी कि उदारवाद का है, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण की हम बात करें, टेररिज्म यानी कि आतंकवाद की बात कर रहे हैं, फेमिनिज्म यानी कि स्त्री से रिलेटेड बच्चे महिलाओं से रिलेटेड मुद्दों की बात करते हैं, इन्वायरमेंटलिज्म यानी कि पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे, मानव अधिकार से जुड़े हुए मुद्दे की बात करते हैं। तो ये समकालीन मुद्दे हैं जो ना केवल किसी एक देश के बल्कि उस काल में सभी देशों के जो है मुद्दे हैं ये, तो इनका अध्ययन करना है बच्चे। यहाँ देखें भारत की जो है फॉरेन पॉलिसी की बात करें कि भारत की अलग अलग देशों के साथ क्या विदेश नीति रही, किसके साथ कैसा समझौता किया, हाल फिलहाल में किससे प्रत्यारोपण किया, किससे कौन सी संधि की, तो ये सारी चीजें पढ़ना। इसका ये वाला सेक्शन करंट से बड़ा जुड़ा होता है, इसमें करंट में बड़े चेंज आते हैं, ठीक है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो अलग अलग देशों में इतनी यात्राएं करते हैं, इतनी जो है संधियां हो रही हैं। तो यहाँ बात करें इंडिया और थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो भारत और तीसरे विश्व के जो देश हैं, आपको पता है जब देश आजाद हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन सुपर पावर नहीं रही, ब्रिटेन के जगह जो है अमेरिका सुपर पावर हो गई है और एक साम्यवादी देश के रूप में उभर रहा है यूएसएसआर, जिसे आप रसिया बोलते हो, सोवियत संघ। तो दो शक्ति हो गए हैं, तो वो चाह रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो एक साम्यवादी देशों का ग्रुप हो गया है जो सोवियत संघ के उसमें है, और एक जो है पूंजीवादी देशों का ग्रुप बन गया जो अमेरिका के ग्रुप में है। तो भारत ने क्या काम करा, भारत जो है आजाद, अभी नया नया आजाद हुआ, गुटबाजी में क्यों पड़ना, तो उसने तीसरे जो उसने अलग संगठन बनाया है, उसे ही हम तीसरी दुनिया के देश बोलते हैं। तो भारत उनका एक तरह से लीडर कह लीजिए आप, या भारत के साथ जो लगे उन्हें बोलते हैं बच्चे तीसरी दुनिया के देश। तो इतना सिलेबस है, ये सिलेबस कोई आम सिलेबस नहीं है कि इन्होंने 23 अगस्त को लास्ट डेट कर दी और 4 सितंबर से आपके एग्जाम की डेट दे दी। अगर आप इसे जनरली पढ़ने भी लग जाओ ना तो पढ़ भी नहीं पाओगे इतने दिन में, एक रीडिंग भी नहीं कर पाओगे। तो इसके बाद आप देखते हैं ये सिलेबस तो सबका कॉमन है, वो चाहे 9 to 10th का हो, चाहे 11 to 12th के किसी भी सब्जेक्ट का हो, ये सिलेबस जो 50 नंबर का सिलेबस है ना, ये जो है सेम है। ये जो आर्ट ऑफ टीचिंग है, ये जो आप सीडीपी पढ़ते हो ना, सीडीपी में जो आप टॉपिक पढ़ते हो वही है 30 नंबर के, और ये जो अदर स्किल है 20 नंबर की, इसमें आपकी मैथ आएगा, आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी, आपसे जो है जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे इन्वायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया होगा आर्ट ऑफ टीचिंग के, भाई टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में पढ़ना, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ना, टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ना, लेसन प्लान जो बीएड या डीएलएड बनने के दौरान, ये सीडीपी की पढ़ाई पढ़ने के दौरान आप पढ़ते हो, सीटेट की तैयारी करते हो या टेट की तैयारी करते हो, माइक्रो टीचिंग आप पढ़ते हो, इफेक्टिव जो इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम है, कैसे इफेक्टिव होना चाहिए वहाँ का क्लासरूम का, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, क्वालिटी ऑफ ए टीचर, एक टीचर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए बच्चे, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग देखिए, करिकुलम देखिए, ये तो एक पेपर भी होता है बीएड में, असेसमेंट फॉर लर्निंग, करिकुलम की बात हम करें, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, और टीचिंग एड्स क्या क्या होनी चाहिए, हैंड्स और लर्निंग क्या होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हम सीडीपी में पढ़ते हैं सारी चीजें। तो 30 नंबर के आएंगे ये 12 जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं 30 नंबर के दिखाई देंगे, और 20 नंबर में जो आपको क्या दिखाई देंगे, ये दिखाई देंगे, जीके दिखाई देगी, एनवायरमेंटल साइंस दिखाई देगी यानी कि ईवीएस, मैथ के क्वेश्चन दिखाई देंगे और रीजनल, यानी कि टोटल कितने हैं 150 क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन मार्क्स कितने हैं, तो आपने कहा 150 मार्क्स, एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, और समय कितना है, समय भी जो है 150 मिनट, 150 मिनट का मतलब जो है 2.5 घंटे, इतने में आपको करना है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जिन जनरल कैंडिडेट के जो है 50% मार्क्स, 50% मार्क्स का मतलब 75 मार्क्स चाहिए उन्हें क्वालिफाइंग करने के लिए, तो जिन बच्चों के 75 नंबर है वो क्वालिफाइंग कर जाएंगे बच्चे, जो ओबीसी हैं उन्हें 45.5% लाने पड़ेंगे, मैंने शुरुआत में ही बताया। अब सवाल ये है, अगर इस सिलेबस को कवर करना है, अगर आपको इस सिलेबस को कवर करना है तो ये याद रखना है आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो 6 से लेकर जो है 12 तक की, और 6 की भी अगर मैं बात करूं तो आप यहां 9th की ले लीजिए, 9th से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पॉलिटी की, बल्कि मैं 9th की जगह अगर आप 6 पढ़ लोगे तो ये तो ज्यादा ही बेहतर है।
तो अब तो इन्होंने तो इतना समय दिया नहीं कि आप छठी से लेकर जो है 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़े। वैसे जिनका जो भी सब्जेक्ट है आपका, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, जो भी सब्जेक्ट हो, मेरी आपको सलाह है, अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप छठी से लेकर 12वीं तक की किताबें पढ़ जाएं। कोई फायदा नहीं है, पढ़ नहीं पाएंगे आप। 4 सितंबर से आपके एग्जाम शुरू होने हैं, मुश्किल से 4 ही दिन बचे हैं और शायद 15 सितंबर तक चलेंगे ना, 4 से 15 तक। वो किसी का लक है कि किसी का 4 में पड़ जाए, किसी का 15 में पड़ जाए। तो अब तो मैं बस आपसे ये चाहूंगा कि आपके पास जो भी सोर्स हो ना, आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। हो सके तो एक टीजीटी पीजीटी की बुक आती है नागरिक शास्त्र की, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की, घटना चक्र की, आप उस घटना चक्र की क्वेश्चन कर जाएं, आपको क्वालिफाइंग तो वही करा देगा। ठीक है, वही क्वालिफाइंग करा देगा आपको। घटना चक्र आप नागरिक शास्त्र पढ़ जाओ बच्चे, ठीक है। और मैं इसमें क्या प्रयास कर सकता हूं, तो देखो ये थिंकर्स और थॉट्स वाला तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। हाँ, जितना भी संविधान वाला हिस्सा है वो संविधान वाला हिस्सा मैं आपको जरूर पढ़ा दूंगा, ठीक है बच्चे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं, 2 4 5 7 जो है लंबी लंबी क्लासें लगा दूं, जिससे आपको जो है प्रैक्टिस हो जाए। तो मेरी आपसे यही सलाह है बच्चे, अभी आप एनसीईआरटी के चक्कर में मत पड़ना। अभी आपको कहीं से भी यूट्यूब के माध्यम से या किसी बुक के माध्यम से जहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप जो है घटना चक्र की टीजीटी पीजीटी की बुक आती है नागरिक शास्त्र की, आप उसे ले लीजिए और उस किताब में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, आप उन्हें पढ़ जाइए, आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसे क्वालिफाइंग कर जाए ना, तो फिर आपको पता है फॉर्म आएंगे। तो उस तैयारी के दौरान जो है आप छठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें। अगर आप जो है 11 to 12 या 9 to 10 भी देना चाह रहे हैं, एसएसटी या कोई सा भी, तो आप जो है एनसीईआरटी का अध्ययन जरूर कर लें। 3 से 4 बार आप पढ़ लें, फिर आपके लिए जब भी आपके जो है वैकेंसी आएंगी तो आपके लिए तैयारी बड़ी तेजी से हो जाएगी, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बच्चे। तो हम मिलते हैं अपने प्रयास से, जो भी हमसे प्रयास होगा, हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।